हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में गाइस हमने फ़िज़िक्स का ये रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवा चुकी हूँ। ये शॉर्ट नोट हैं। वैसे इनके ये जो टॉपिक्स मैंने आपको इस पर पढ़ाए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बट हाँ, ये मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि मैं इनकी रैपिड रिवीजन आपको करवा रही हूँ कि वो टॉपिक है क्या, जिससे हेल्प से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आज हम इसमें सेकंड टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मीन्स की गति और जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं, गति के जो नियम आपको दे रखे हैं, 3 नियम, लॉज ऑफ मोशन में 3 नियम हैं। ये 3 गति के लॉज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो देखिए मोशन की डेफिनेशन। कोई चीज़ गति में है तो इसका क्या मतलब है। जैसा होता है कि वर्क है, अगर कोई काम हुआ है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। सेम ऐसे ही मोशन में है, कोई भी चीज़ गति में है तो उसकी एक डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, मोशन का मतलब हो गया गति। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स के साथ में अगर देखें रिस्पेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है तो उसे हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रोड जा रही है, ओके, और रोड के साइड में ना बहुत सारे प्लांट्स हैं, इधर की साइड ये ट्री फॉरेस्ट इस टाइप से बने हुए हैं। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, लाइक कोई भी व्हीकल है, कार, बाइक, जो भी आप इमेजिन कर लीजिए। अब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम देखें तो जब हम कार में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे की साइड जा रहे हैं। बट अगर हम पेड़ की जगह पे खड़े होकर देखें तो हमें दिखेगा कि जो कार है वो आगे की साइड मूव कर रही है। सो यहाँ पे क्या चीज़ है, इनमें मोशन में क्या है, एक्चुअल में मोशन में तो कार है, लेकिन जब आप कार में या जो भी व्हीकल है उसके ऊपर बैठे होंगे तो आपको मोशन में पेड़ दिखेंगे, आपको आपकी खुद की पोजीशन मोशन में नहीं दिखाई देती है। तो यही चीज़ मोशन को डिफ़ाइन करती है कि मीन्स जो सराउंडिंग है, जो आसपास की चीज़ें हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। ये इसका एक पॉइंट है, इससे दूसरे पॉइंट तक आ गया वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे आना, इसे हम मोशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। एक तो होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसे कि विस्थापन कहा जाता है, और एक टर्म होती है गाइस हमारे पास डिस्टेंस, जिसे कि दूरी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक टर्म होती है दूरी और एक होती है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो दोनों टर्म्स आपको दे रखी है ना, इसमें एक चीज़ बता रखी है कि क्या होता है। पहले तो ये पॉइंट्स आप समझिए। जब आप इनिशियल, एक आपके पास फाइनल है और एक होता है इनिशियल। इनिशियल का मतलब जो आपकी स्टार्टिंग डिस्टेंस है, और एक होता है आपका फाइनल पॉइंट। फाइनल पोजीशन का मतलब जहाँ पे आप गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे ऐसे करके एक डायग्राम मैंने बना दिया। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इस एक डायग्राम से ही आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ जाएंगे। आपने यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और आप ये सारा पाथ कवर करते हुए यहाँ बी पर आए। तो यहाँ पे आपने जो ये पाथ कवर किया, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी आपने यहाँ पे तय करी। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे, ए से आपको बी पॉइंट पे आना है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो गाइस जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि विस्थापन क्या है, डिफरेंस है फाइनल और इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट के बीच की। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पोजीशन है। ये इसको भी मैं ए लिख देती हूँ, यहाँ से चल के ए यहाँ पे आया। तो इसके बीच का जो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है या गैप है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। मीन्स या तो पॉजिटिव मीन्स कि धनात्मक, और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, और ज़ीरो का मतलब हो गया ज़ीरो वैल्यू भी डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है। जैसे कि यहाँ से चल के घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड को आप शॉर्ट से ऐसे समझ सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक गिवन टाइम में, एक दिए गए समय में दूरी आपने तय करी एक पर्टिकुलर चाल के साथ में।
तो टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में चेंज आना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब स्पीड से ही ना कुछ सिमिलर टर्म आती है हमारे पास में जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही थी, यहाँ पे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब होता है ना उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों बताई थी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब कि सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकंड। और एक एक्सेलरेशन टर्म की भी एसआई यूनिट गाइस कई बार पूछी जाती है, जिसे कि हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। एक्सेलरेशन को कहते हैं हिंदी में त्वरण। इसकी एसआई यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर वेलोसिटी की एसआई यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड होती है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आ जाते हैं, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि ये तो बहुत ईजी है, ये हम आराम से कर लेंगे। अभी देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो हमारे पास ये बेसिक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मोशन है, इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया क्या क्या होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है नो डाउट, लेकिन मैं एक एक टॉपिक ना एक वीडियो में कवर अप करने का ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे न्यूटन के जो 3 लॉज हैं। 3 लॉज में आते हैं, एक तो हो गया फर्स्ट लॉ, एक है हमारे पास सेकेंड लॉ और एक है हमारे पास थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज हमारे न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन। आप सबने इनका नाम सुना होगा, साइंस अगर आपने कभी भी थोड़ा भी इंटरेस्ट लेके पढ़ी है तो। अब देखिए, इनका जो फर्स्ट लॉ है ना वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। मानिए आपके घर पे कोई भी कारपेट आपने बिछा रखा है कहीं पे भी, जब तक आप उसकी डस्टिंग नहीं करते उस पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नहीं निकलते। जैसे एक होता है आप घर पे डेली बेसिस पे सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी आप घर का काम करते हैं, और एक होता है आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना घर में डस्ट उड़ने लग जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स थे ना ये एट रेस्ट पे थे। कब तक? जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब आपने कपड़ा या फिर कोई डस्टिंग मटेरियल या फिर झाड़ू जब आपने उन पे टच करी, कोई एक्सटर्नल प्रेशर उन पे अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से उन्होंने अपनी प्लेस छोड़ी और वो हवा में उड़ने लग गए। तो ये एग्जाम्पल है हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। इसका एक और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ये इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ से कोई बॉल या कुछ गिरते हुए आ रही है, ये जब तक गिरती रहेगी जब तक या तो ये एंड पे ना पहुँच जाए या फिर यहाँ बीच में इसको कहीं पे ना रोक दे। तो कोई भी जो चीज़ है ना, यही आपको समझा रखी है डेफिनेशन कि एवरीबॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है या रेस्ट पे हो सकता है, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा इंक्लाइन सरफेस पे कोई भी व्हीकल जब आप पार्क करते हैं तो उसके पत्थर, यहाँ पे पत्थर लगा देते हैं व्हील के पास ताकि वो ऐसे स्लिप होते हुए नीचे ना जाए। तो यही चीज़ है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन को क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के कौन से वाले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम कौन से लॉ को कहा जाता है। तो आपको आंसर देना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, वाइल जंपिंग फ्रॉम अ स्लोली मूविंग ट्रेन और बस वन मस्ट रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आप चलती ट्रेन से या फिर बस से उतरेंगे जो कि बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर आप स्पीड कम है और उस टाइम पे अगर आप उतरने का रिस्क लेते भी हैं तो आपको थोड़ी स्पीड से कुछ दूर तक भागना पड़ता है। अब देखिए ये हमारे पास आता है सेकेंड लॉ। ये गाइस हमारा था फर्स्ट लॉ, ये आप सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉलर है
बॉल थ्रो करी या फिर बॉल को जब कैच किया जाता है, स्पोर्ट्स में देखा होगा आपने, बॉल को कैच करते वक्त क्रिकेटर्स जो होते हैं वो हाथ को थोड़ा सा पीछे लेकर चले जाते हैं, या फिर आपको किसी गड्ढे पे जंप करना है तो उसके लिए आप थोड़ा पीछे से भाग कर आते हैं और फिर आप लॉन्ग जंप मारते हैं। तो यही चीज़ हमारी न्यूटन के सेकंड लॉ में आती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहली चीज़ तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए जो मोमेंटम है ना, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, एम इंटू वी ये फॉर्मूला लेते हैं। शायद आपने कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो ये अभी आपकी रिवीजन चल रही है, लेकिन मैंने ना मोमेंटम को डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सो ये चीज़ आती है हमारी मोमेंटम के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ना दोनों फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है आपका ना शॉर्ट न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या होता है मोमेंटम, मास इन मोशन। जो मास है ना वो किस में हो, मोशन में हो। जैसे कोई ट्रक है, कार है, व्हीकल, कोई भी व्हीकल है वो चल रहा है, तो ये चीज़ आपकी डिफाइन करी जाती है। इसमें मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी। कैपिटल पी जो है वो पावर के लिए हो जाएगा, एम इंटू में वी। एम स्टैंड्स फॉर मास और वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको यही दे रखे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे कॉमन लॉ है, आपने सबने ही सुना होगा, दैट एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्ट एज ऑन डिफरेंट बॉडीज़। देखिए हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि एक स्विमर है, जब पानी को वो पीछे पुश करता है तो बॉडी जो है स्विमर की वो कहाँ जाती है, आगे जाती है। इसके अलावा जब फायरिंग करी जाती है तो शोल्डर थोड़ा पीछे की साइड जाता है, तभी जो बुलेट फायरिंग है वो आगे की साइड होती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं गाइस जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, कि मीन्स जितना आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में किया उतना ही आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या जो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट है वो उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको तीनों लॉज के याद होने चाहिए। अगर मानिए आपको ज़्यादा भी डेफिनेशंस नहीं आती, क्योंकि एसएससी में डेफिनेशंस तो आती नहीं है इतना, फर्स्ट क्वेश्चन में लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई करने को दे दिया जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ का, कौन सा सेकंड लॉ का, या फिर 3 ऑप्शंस में से या 4 ऑप्शंस में से कौन सा थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो तीनों के ना एग्जाम्पल्स आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम आती है हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन को हिंदी में हम कहते हैं घर्षण, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं रोड पर। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके फ्लोर पे टाइल्स बहुत सॉफ्टली लगी हुई हैं या उस पर डिटर्जेंट, साबुन, सोप कुछ गिरा हुआ है, तो आपके पैर बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे जो फुटबॉल खेलते हैं उनके जो शूज़ होते हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो मिट्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, बहुत ही कीचड़ फॉर्म में होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वो मिट्टी है उस पर ग्रिप बनी रहे, इसकी वजह से उनके जो शूज़ होते हैं वो नीचे से थोड़े से रफ़ होते हैं। गाइस इस वक्त ना भूकंप आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ूंगी, क्या पता क्या होने वाला है। ओके नाउ देखिए, तो ये चीज़ आती है हमारी फ्रिक्शन फोर्स के अंदर। जब दो रफ सरफेस कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के और स्लाइड करते हैं, सरफेस आपस में अपोज करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ना एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वॉकिंग ऑन अ फ्लोर, रफ सरफेस पे चलना आपके लिए ज़्यादा इजी होता है, जो सॉफ्ट सरफेस होता है उस पर आप स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके फ्रिक्शन फोर्स के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सर्कुलर मोशन। जैसे जो गति है ना, मोशन, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ कर्व्ड में होते हैं, कुछ सर्कुलर मोशन होते हैं, कुछ रोटेशनल मोशन होते हैं, जिसमें पेंडुलम का आपने एग्जांपल देखा होगा कि एक पोजीशन से स्टार्ट किया, वापस उसी पोजीशन पे आके रुक गया, इधर इतना थ्रेड से गया पेंडुलम, इधर भी इतना गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं मोशन के, लेकिन यहाँ बात करी गई है सर्कुलर मोशन की। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए
हमारे पास में ना दो फोर्स बहुत बहुत कॉमन फोर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछ ले जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ना इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से याद नहीं रहती है। बट एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। आपसे पूछा ऐसे जाता है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है वो कौन से फोर्स का है और कौन से फोर्स का नहीं है, तो आपसे एग्ज़ाम्पल पूछे ज़रूर जाते हैं। अब जैसे देखिए, कॉमन एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास दो फोर्स आते हैं गाइस, एक जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, जैसे आपने सैटेलाइट को ना घूमते हुए देखा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मानिए ये एक प्लैनेट है और इसके चारों साइड ना पूरी साइड में क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, घूमते हुए जा रही है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपसे पूछ ले जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, और किस तरीके से एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी और ऐसा इसमें क्वेश्चंस में नहीं आते। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल डेफिनेटली आपने सुना होगा कि जो सब आपने कपड़े उसमें डाले, जब वो घूमती है तो एक टाइम के बाद में ना कपड़े जो है ना वो सारे वॉल्स पे स्टिक कर जाते हैं। तो ऐसे आपसे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो, जैसे कि बाइक है टर्न ले रही है, थोड़ा सा झुक गई सरफेस की साइड, या वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसे एग्जांपल होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक पेसिडो फोर्स है जो कि इक्वल और ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, जब आप उसमें कपड़े डालते हैं तो मशीन जब घूमती है तो कपड़े सेंटर में नहीं होते, उसके साइड वाले सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो जो सर्कल होता है सेंटर का, उससे दूर जब चीज़ें जाती हैं तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जब सेंटर की साइड आती है, अलॉन्ग द सेंटर चीज़ें आती हैं, तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दोनों का आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीफ्यूगल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे क्रीम सेपरेटर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर हो गया, ये सब जो एग्जांपल है ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हैं। सो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे। प्लीज़ इन वीडियोस को मैक्स टू मैक्स जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए ताकि सब स्टूडेंट्स तक पहुँचे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।